हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं उदय के इस प्यारे से, रंगीन से, मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए प्यारे प्यारे से इस बैच में, जिसमें हम क्लास 9 हिंदी मीडियम का मटेरियल पूरा ज्ञान के साथ, पूरी जानकारी के साथ, पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस PW हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और मैं मिलकर बनाएंगे 1 और 1 44। अच्छा देखो, पुराने लेक्चर में मैंने बोला था 1 और 1 22, फिर बोला था 1 और 1 33। यार अब बढ़ो भी तो, आगे भी तो बढ़ो। अब हम बनाएंगे 1 और 1 44। अब आज का जो लेक्चर है ना, बड़ा शानदार होने वाला है। आज का जो लेक्चर है ना, बड़ा मजेदार होने वाला है। आज के जो लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को घुमा देंगे। दिमाग को घुमा देंगे ऐसा मत सुनो कि दिमाग घूमकर पीछे आ जाएगा। बिल्कुल, आज हम इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक आप आज पूरा खल्लास करोगे। आज पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक हम क्या करेंगे, खल्लास। और आफ्टर दैट ट्राई न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता ही ना हो, पता भी हो तो और भी ना पता हो, और भी सारी बातें बताने वाले हैं। तो भाई आज वैसे तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के नए चैप्टर में नई शुरुआत, नया दिन, नई बातें होंगी। तो मेरे बच्चों, उदय के प्यारे प्यारे भोले भाले से बच्चों, यदि आपका किसी भी तरह का बैकलॉग का उदय नहीं हुआ है, किसी भी तरह का बैकलॉग का उदय नहीं हुआ है, तो भाई साहब बड़े डिटेल में इस लेक्चर को देखें। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई बैकलॉग है, बैकलॉग का मतलब अगर कोई पुराना लेक्चर बाकी है ना, तो कृपया कर उसे ध्यान से देख कर आए। कृपया कर पूरी जानकारी के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस लेक्चर को देख कर आए, और फिर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि ये नया चैप्टर है। नया चैप्टर, नई शुरुआत, नई बात, नए जज्बात। ठीक है, नए चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो आपके फिजिक्स NCERT का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है वर्क एंड पावर। क्या नाम है बच्चे? वर्क एंड पावर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा? वर्क एंड पावर के बारे में। किसके बारे में? वर्क एंड पावर के बारे में। देखो बेटा, इजी चैप्टर भी है, इसे मैं इजी भी बोलूंगा, इसे मैं टफ भी बोलूंगा, क्योंकि इसमें हम लॉजिक किताब से हटकर कुछ और पढ़ेंगे। मतलब आपने जो बुक में लॉजिक पढ़े हुए ना, आपके पास NCERT होगी या कोई और बुक होगी, मैं उन सारे लॉजिक को थोड़ा डिफरेंट वे में समझाऊंगा। ठीक है। अब भाई साहब, कार्य क्या है? कार्य, और अच्छी हिंदी में बोलो तो काम, और अच्छी हिंदी में बोलो तो काम करना, किसी भी काम को करना कार्य। और अंग्रेजी में बोलो तो वर्क, आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। अपन सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में, कि भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम लिखते हैं आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम। तो यहां पर हम उस काम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, बहुत सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। मजा आने वाला, ध्यान से समझना। अब भाई साहब, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो काम कर रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया के पीछे से नोटिफिकेशन आ जाते हो, उसे देखने लगते हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम बैठे हुए हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम सो रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम बातें कर रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम डांस कर रहे हो, अरे तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम बल्ले बल्ले कर रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। अरे तुम खेल रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। लेकिन फिजिक्स कहती है कि ये कोई काम नहीं, ये बेकाम हो, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं छुपा। तुम्हारे अगर डांस करा तो तुमने कोई काम नहीं करा, तुमने जिम में घंटों पसीना बहा लिया, कोई काम नहीं करा। ठीक है, तुम घूम रहे हो, तुमने कोई काम नहीं करा, तुमने कोई काम ही नहीं करा। अब फिजिक्स के हिसाब से वर्क की डेफिनेशन डिफरेंट है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन अलग ही दुनिया से चलती है। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं, आज मैं उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि फिजिक्स आपको क्या क्या जानकारी देती है और कौन कौन सी डिटेल्ड डेफिनेशंस के बारे में बताती है। बस ध्यान से बने रहिएगा, ध्यान से सीखते रहिएगा, एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब एक फील करो, एक फील करो यार। ATM सबने देखा होगा, ATM बैंक सब गए होंगे, है ना। बैंक के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। बैंक के बाहर कौन बैठा हुआ? एक गार्ड बैठा हुआ है। तो यार गार्ड अपना काम कर रहा है, उसका काम है बैठे रहना, उसका काम है बैठे रहना, आते जाते लोगों को देखना, हमारी सुरक्षा करना, बैंक की सुरक्षा करना, कि किसी प्रकार की लूटपाट ना हो जाए, इन सब से उसकी सुरक्षा करना बैंक की। ये गार्ड का काम है, वो कर रहा है बढ़िया मजे में, उसका काम ही है भाई, ये तो करेगा ही वो ये काम, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उसका काम है, उससे उसका घर चलता है। अच्छा, आप लोग मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हैं यार, आप मूवी देख रहे हो यार, बढ़िया, आप अपना काम कर रहे हो यार, लेकिन आपका काम है, आप वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क। आप मूवी देखने जाते हो, आप काम कर रहे हो, यही होता है ना, आप काम कर रहे हो, आप मूवी देखने जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, यही कहते हो ना। अच्छा भाई साहब, आप बैठे हो पढ़ने,
आप टेबल पर बैठे हो पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, दुनिया से क्या लेना देना, बस अपने काम से काम रख रहे हो। अच्छा, उसके बाद आप खाना खा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो बढ़िया मजे में, लेकिन फिजिक्स कहती है कि इनमें से तुमने कोई भी काम नहीं किया, इनमें से तुमने कोई भी काम नहीं किया, आपने जीरो काम किया, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप तो फोकट हो, आपके पास कोई काम नहीं है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। मैंने क्या कहा कि आज मैं आपको ऐसी बातें पढ़ाऊंगा जो प्रैक्टिकल में अलग होती हैं और थ्योरी में अलग होती हैं। अब ये काम और कब बेकाम, मतलब कब वर्क कर रहे हैं और कब वर्क नहीं कर रहा है, कब हम कार्य कर रहे हैं तब हम कार्य नहीं कर रहा है, उसका डिफरेंस लगाना आपको, डिफरेंस जानना आपको आना चाहिए। तो बच्चे आज का जो चैप्टर है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना एक एक बातों को, क्योंकि इस एक एक बात के पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल के राज छुपे हुए हैं। एक एक बात के पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल के राज छुपे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एक एक पॉइंट आपका रीजनिंग क्वेश्चंस बनवाएगा। क्योंकि बच्चे रीजनिंग क्वेश्चन आप जानते हो, जब हम रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, इसलिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना ध्यान से समझना। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वही सारी बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले, ये तो भाई साहब अभी तो मैं आपसे बातें कर रहा था, मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आज मैं पढ़ना बताऊंगा कार्य के बारे में, उसके बाद कार्य के प्रकार के बारे में, और उसके बाद इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, कार्य के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। क्या कार्य के भी प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा, कुछ उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। अब बच्चे कार्य क्या होता है, कार्य को मैं अंग्रेजी में नाम लिख देता हूं, कार्य को पहले मैं अंग्रेजी में नाम लिख देता हूं। कार्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्क, वर्क नहीं मतलब वर्क, ठीक है, क्या कहते हैं वर्क। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, वर्क। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, वर्क। तो भाई साहब आई एम डूइंग वर्क आप कब कह पाओगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? क्या आप सो रहे हो तब, क्या आप खा रहे हो तब, आप पढ़ रहे हो तब, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो तब, आप घूम रहे हो तब, आप फुटबॉल खेल रहे हो तब? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सारे काम नहीं थे। अब आप बताओ फिजिक्स में वर्क डन कब कहेंगे, फिजिक्स में काम होना कब कहेंगे? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, रिपीट करा है 4 बार, सुनना ध्यान से। फिजिक्स में कार्य होना कब कहा जाएगा? जब आप क्या लगाओगे बल, जब आप क्या लगाओगे बल, जब आप क्या लगाओगे बल, तभी कहा जाएगा कि भाई साहब कुछ ना कुछ काम हुआ है। तभी क्या कहा जाएगा बच्चे, कुछ ना कुछ काम हुआ। आपने कोई कार निकाली, आप कार निकाल के ले गए, बाहर ले जाके खड़ी कर दी और उसके अंदर जाके बैठ गए, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो मस्त बैठे हो। फिजिक्स के हिसाब से आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो मस्त बैठे हो, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो मस्त बैठे हुए हो। बिल्कुल भाई साहब, वर्क डन तब कितना है? 0। अब फिजिक्स कहती है, फिजिक्स क्या, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर तुमने किसी वस्तु पर बल लगाया है, अगर तुमने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया है, क्या लगाया है? फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगा, ये फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगा। लगाया आपने है, आपने क्या लगाया है? बल। आपने लगाया या आप पर बल लगाया है? जो भी बल आपने लगाया है या आप पर लगाया है, आपने किसी पदार्थ पर लगाया है, आपने किसी पदार्थ पर लगाया है, या पदार्थ ने आप पर लगाया है, आपने किसी वस्तु पर लगाया है या वस्तु ने आप पर लगाया है, बस जो बल लगा है ना वही बल क्या करेगा? कार्य। वही बल क्या करेगा बच्चे? कार्य करेगा। वही बल क्या करेगा बच्चे? कार्य करेगा। अच्छा, अगर आप बल लगा रहे हो तो आप कार्य करोगे, आप पर कोई बल लगा रहा है तो जो बल लगा रहे हैं ना वो कार्य करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां बल होगा, जहां जहां बल होगा, उस बल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होना संभव है। मैंने कहा कि बल के द्वारा कार्य होना संभव है, और ऐसा भी होता है कि कार्य ना भी हो, ये भी है। मेरे शब्दों को सुनना, अगर आपने बल लगाया है तो काम हो, ये जरूरी नहीं। क्या बोला फिर से? अगर आपने बल लगाया है तो कार्य हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कार्य ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कार्य ही ना हो। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे आज की क्लास में डिटेल के साथ। भाई साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप गाड़ी पर जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, ऐसा कभी हो ना? मान लो आपको बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, बहुत लंबे रास्ते ट्रैवल के दौरान आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। कार से जा रहे हो तो आप क्या करते हो? उतरकर उस कार पर धक्का लगाते हो, उतरकर कार पर क्या लगाते हो? धक्का। तो आप क्या लगा रहे हो? बल। आप क्या लगा रहे हो? बल। मतलब कार्य कौन कर रहा है? आप। ये मार्कर देख रहे हो आप, मार्कर मेरे हाथ पर क्या लगा रहा है? बल। मार्कर मेरे हाथ पर क्या लगा रहा है? बल। तो कार्य कौन कर रहा है? बल। तो जो वस्तु बल लगाएगी काम वो करेगी, जो वस्तु बल लगाएगी कार्य वो करेगी।
चाहे कार्य शून्य भी हो तब की स्थिति भी हम देखेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। तो पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बल के बारे में, ठीक है। उसके बाद भाई को बल, फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम हर चीज नापते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स नाप तोल का विज्ञान है। तो भाई साहब फिजिक्स में जब हम बल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बल को नापना तोलना भी तो सीखना है, बल को मेजर करना भी तो सीखना है, बल के कैलकुलेशन भी तो सीखना है, बल को आप कैलकुलेट करना भी तो सीखोगे। देखो आज मैं आपको बल को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बल से संबंधित एक एक बातें बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद बल आ जाएगा, बल के प्रकार आ जाएंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी तो बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी तो बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी तो हमें सीखना है, उन क्वेश्चन को भी तो हमें करना है। तो बस ध्यान से देखिएगा, आज हम सारे क्वेश्चन को चुटकियों में चुटकियों में चुटकियों में करने वाले हैं और करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, जिसका इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ मैं क्या दे रहा था, इंट्रोडक्शन। अब बेटा कार्य क्या होता है, अब पहले परिभाषा सीखने से पहले मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। भाई साहब मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, क्या ये बॉटल कोई काम कर रही है आपके अनुसार? क्या ये बॉटल कोई काम कर रही है आपके अनुसार? अब देखो, अब मैंने लगा दिया इस पर बल, मैंने क्या लगा दिया, बल, तो ये बॉटल आगे बढ़ गई। बॉटल कहां चली गई बच्चे? आगे चली गई। मैंने जब किसी वस्तु पर बल लगाया, तो बल के कारण ये वस्तु विस्थापित हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, यदि मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल के कारण ये वस्तु विस्थापित हो जाए, बल के कारण ये वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, बल के कारण ये वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, तो ये बल कार्य कर रहा है। तो इस बल ने, इस फोर्स ने क्या किया? कुछ ना कुछ कार्य किया। तो यदि आप इस बल के वजह से किसी वस्तु को विस्थापित करते हो तो बल कार्य कर रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? कार्य। अरे गाड़ी में धक्का देते हो, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, गाड़ी जब आगे बढ़ जाती है आपने लगाया बल, मतलब आपके बल ने कुछ ना कुछ कार्य किया। अगर गाड़ी आपको धक्का दे दे तो आप आगे बढ़ जाओगे, मतलब गाड़ी ने जो बल लगाया उस गाड़ी के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य हुआ। तो जिस वस्तु ने बल लगाया कार्य वही वस्तु करेगी। अब भाई साहब परिभाषा के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। देखो सुनना ध्यान से, क्या कहता है कि कार्य करने के लिए बल लगाना आवश्यक है। अरे मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था कि यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे, यदि आप बल नहीं लगाओगे, यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य करने की पहली शर्त के बल लगाना आवश्यक है। अब बच्चे देखो, अगर बल लगा रहे हो तो उस बल लगाने के बाद वस्तु का आगे बढ़ना भी जरूरी है। बल लगा रहे हो तो वस्तु का आगे बढ़ना भी जरूरी है, या फिर वस्तु की गति में परिवर्तन होना भी जरूरी है। तो बेटा देखो कि जब आप बल लगाते हो तो बल की दिशा में गति या विस्थापन होना, मतलब या फिर वस्तु चलना तेज कर दे, अपनी स्पीड बढ़ा ले, या फिर अपनी जगह बदल ले। इस स्थिति में किसी वस्तु द्वारा, ये तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा हम एक कंडीशन मानते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सतह है, मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चे? एक सतह है। इस सतह पर यहां पर एक डब्बा रखा हुआ है। इस सतह पर यहां पर क्या रखा हुआ है बच्चे? एक डब्बा रखा हुआ है। अब मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों, जब मैं इस वस्तु पर, इस पिंड पर इस दिशा में बल लगा रहा हूं, बल मतलब क्या लगा रहा हूं? एफ। बल मतलब क्या लगा रहा हूं बच्चे? एफ। तो ये पिंड जो है ना, ये बढ़ता बढ़ता हो सकता है यहां आ जाएगा। हो सकता है कहां जाएगा बच्चे? यहां आ जाएगा। तो ये पिंड जो है ना अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अपनी जगह से विस्थापित हो गया। पहले वो यहां था, अब बढ़ता बढ़ता कहां पर आ गया बच्चे? यहां पर। देखो, तो इस स्थिति में हम कार्य को कैसे नापेंगे? इस स्थिति में कार्य मतलब जो वर्क है ना, उसे नापने का जो सूत्र होगा वो होगा फोर्स मतलब बल इनटू में विस्थापन। ठीक है बेटा, देखना मैं अपनी बातों को खुद गलत करने वाला हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे सूत्र? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं हिंदी में और लिखने वाला हूं। तो कार्य को नापने के लिए हम क्या कहते हैं? कार्य बराबर बल इनटू में विस्थापन। तो आप किसी वस्तु पर कितना बल लगाते हो और वो वस्तु जितना डिस्प्लेस होती है, जितना अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य। उन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है बच्चे? कार्य। देखो ये आपका एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में इसे सजा के बड़े अच्छे से दिया गया है ना, कि भाई साहब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बड़े अच्छे से सजा के डिटेल में दिया गया है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। दिया है, आपने पढ़ी तो होगी किताब,
लेक्चर के पहले क्लास में आप लोग किताब तो पढ़कर आते हो, मैंने बोला हुआ है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, क्लास अटेंड करने से पहले किताब को पढ़कर आना जरूरी है। तो यदि आप कार्य की बात कर रहे हो, यदि आप किसकी बात कर रहे हो, कार्य की, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो गया, बड़ा अच्छा सूत्र है, मजा आ गया। अब देखना, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, बढ़िया, बड़ा मजेदार था, बड़ा मजेदार था। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आपको चुटकियों में आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, कक्षा 9 के बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए बहुत अच्छा है, कक्षा 9 के बच्चों को ये बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि यही चैप्टर आप क्लास 11th में भी जाकर पढ़ोगे, यही चैप्टर आप कहां जाकर पढ़ोगे, क्लास 11th में भी जाकर पढ़ोगे। जब आप क्लास 11th में जाकर पढ़ोगे ना, तब कहानियां कुछ और होंगी, तब कहानियां क्या होंगी बच्चे, कुछ और होंगी। कुछ कहानियों का इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी दे देता हूं, क्योंकि बच्चे कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि हमें उन कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है। अब बेटा देखो क्या बोला था परिभाषा, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में चली गई दूरी से गुणा किए गए बल के परिमाण के बराबर होता है। तो यदि आप किसी वस्तु ने कितना कार्य किया ये निकालना चाहते हो, यदि किसी वस्तु ने कितना कार्य किया ये निकालना चाहते हो, तो आप दूरी से गुणा किए गए बल के परिमाण के बराबर निकल जाएगा। यही तो मैंने कहा था कि कार्य बराबर बल इंटू दूरी, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला है ना, इट इज रोंग, इट इज रोंग। रोंग का मतलब ये अधूरा है, ठीक है। रॉन्ग नहीं लिखूं, नहीं तो भाई साहब कोई मुझ पर केस कर दे। भाई साहब ये अधूरा है, इसे अधूरा लिख देता हूं, ठीक है। अब मेरे भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चों, ये 9th क्लास के लिए बड़ा ही अच्छा है कि आपको वर्क का फॉर्मूला बताना है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बता दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। इतना आसान है, बल का मान पुट करो, विस्थापन का मान पुट करो, आंसर आ जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताता हूं। तो कंप्लीट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और साथ ही साथ क्या आ गया बच्चे, कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, साथ ही साथ क्या आ गया बच्चे, कॉस थीटा। तो यदि आप कार्य निकाल रहे हो ना, तो साथ में क्या पुट कर दोगे, कॉस थीटा। साथ में क्या पुट कर दोगे बच्चे, कॉस थीटा। याद रखना, यदि आप कॉस थीटा पुट करोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बातें बताता हूं कि ये कैसे संभव हो रहा है, ये सारी बातों का, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक। इस लाइन पर मैं किसी बक्से को रख देता हूं, जैसा कि मैंने पहले रखा था। तो ये तो बहुत बड़ा बक्सा हो गया, छोटा सा बक्सा ये रख दिया मैंने, एक छोटू सा बक्सा रख दिया, ठीक है। अब बेटा इस बक्से को मैं कुछ बल से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, कुछ बल लगाया, और बल का मान क्या है बच्चे, F। तो ये बक्सा आगे बढ़ जाएगा। ये बक्सा कहां बढ़ जाएगा बच्चे, यहां से बढ़कर कहां आ जाएगा बच्चे, यहां पर, ठीक है। इस पर क्या लगाया, बल, तो ये बक्सा यहां से बढ़कर कहां गया, यहां पर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अब मेरे प्यारे बच्चों आपने बल लगाया और ये वस्तु इस दिशा में गई। अरे बल लगाया और ये वस्तु इस दिशा में गई, तो आपने कार्य करा यार, बढ़िया, सही बात है सर, एकदम बढ़िया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने बल लगाया हो और ये वस्तु इस दिशा में चली जाए, संभव है। अरे कैरम खेलते हैं, कैरम में हिट करते हैं, स्ट्राइकर मारते हैं, गोट इधर उधर चली जाती है। पूल खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर में जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो बॉल इधर उधर चली जाती है। बिल्कुल संभव है ऐसा, अरे बिल्कुल संभव है ऐसा कि यदि आप किसी एक दिशा में कार्य करते हो, यदि आप एक दिशा में बल लगाते हो, तो विस्थापन का किसी और दिशा में होना भी पॉसिबल है। तो इस स्थिति में क्या करोगे, इस स्थिति में ये वाला लॉलीपॉप वाला फॉर्मूला तुम्हारे काम का नहीं है। इस स्थिति में ये लॉलीपॉप वाला फॉर्मूला तुम लॉलीपॉप की तरह खाते रहोगे, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो बेटा इसलिए मैंने यहां पर क्या करा, छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगा दिया, जहां पर थीटा क्या है, पहले तो मैं एफ लिख देता हूं। एफ क्या है, बल, आरोपित बल जो आप लगा रहे हो वो है। डी क्या है बच्चा, डी है विस्थापन। डी क्या है बच्चा, डी है विस्थापन। और थीटा क्या है, एफ व, एफ मतलब क्या है, फोर्स, व डी के मध्य विस्थापन, ठीक है। क्या, मध्य कोण विस्थापन बोल दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो बच्चे देखो एफ और डी के मध्य का कोण क्या बन गया, थीटा। इस फॉर्मूला को याद रख लेना, दुनिया का कोई न्यूमेरिकल वर्क से संबंधित होगा ना, कर दोगे आप। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस फॉर्मूला को याद रख लेना, वर्क से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल हुआ चुटकियों में ना करो तो बताना, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, अब देखो बेटा ध्यान से।
अब फॉर्मूला आपके स्कूल में, ये आपके स्कूल में क्या आपकी किताब में भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, है ना। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एफ डी कॉस थीटा, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि यदि आपने ये चीज नहीं समझी कि अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, अब हम इसी सूत्र से ये वाला सूत्र भी बना डालेंगे, याद रखना, इसी सूत्र से ये वाला सूत्र भी बना डालेंगे। आप बस बने रहना बने रहना बने रहना, और देखो कितने अच्छे से मैं आपको कार्य का सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। अब बेटा देखो, पहले तो कार्य का सूत्र क्या है, अब किसी बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब कार्य कौन करता है, बल। मैंने बल लगाया तो मेरे बल ने कार्य किया, मुझ पर बल लगा तो मुझ पर लगे बल ने कार्य किया। अरे इस बोतल पर मैं हाथ से बल लगा रहा हूं तो हाथ के बल द्वारा कार्य। अरे ये पेन लगा रहा है तो पेन पर के द्वारा कार्य। अच्छा एक बल और इस पर लग रहा है, इस बोतल पर एक और बल लग रहा है नीचे, इस बोतल पर एक और बल लग रहा है नीचे, कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल भी कुछ ना कुछ कार्य करता है। चलो बोतल आई गई है तो पानी पी ही लेते हैं, है ना। गुरुत्वीय बल भी कुछ ना कुछ कार्य करता है भाई, याद रखना। सॉरी बच्चों, पानी पीने लगा था मैं। तो गुरुत्वीय बल भी किसी ना किसी प्रकार से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। अभी रुक जाओ, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, अभी घबराने की बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको डिटेल के साथ, जानकारी के साथ, सबूत और गवाहों के साथ एक एक बात बताई जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है कार्य का सूत्र। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और साथ ही साथ क्या लगाओगे, साथ ही साथ लगाओगे कॉस थीटा, साथ ही साथ क्या लगाओगे। आप इस सूत्र को याद कर लो, आप इस सूत्र को याद कर लो। इसे अच्छी वाली हिंदी में और लिख दूं मैं, W बराबर क्या हो गया, कार्य, F बराबर क्या हो गया बच्चे, बल, और D बराबर क्या हो गया बच्चे, विस्थापन। ठीक है, तो बेटा यहां से सूत्र आ जाता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यदि आपने इस सूत्र को, ऊपर वाले सूत्र को याद रख लिया, आप सारे के सारे फॉर्मूला निकालने के लिए आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो कैसे हम वर्क के बारे में और डिटेल में। अब देखो बेटा, वर्क को हम नापते हैं, जैसे कि किसी वस्तु ने 25 का काम किया, किसी वस्तु ने 26 का काम किया, किसी वस्तु ने 100 का काम किया, किसी वस्तु ने 200 का काम किया, किसी वस्तु ने 500 का काम किया, किसी वस्तु ने 1000 का काम किया। आपने नापा ना, आपने मेजर किया ना। जब आप मेजर करते, जब आप नापते हो तो मात्रक भी तो चाहिए। तो क्या कार्य का कोई मात्रक होता है, तो क्या कार्य का कोई मात्रक होता है, हाँ होता है। क्या कार्य का कोई मात्रक होता है, हाँ बिल्कुल होता है। देखते हैं अपन आगे एक कार्य का मात्रक क्या हो सकता है। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्य की इकाई के लिए, तो बड़ा सिंपल सा मात्रक है, आपको आ गया होगा। कार्य का सूत्र क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चे, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने किसका मात्रक निकालना है, कार्य का मात्रक। तो बच्चे F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। लो भैया, तो मात्रक क्या आ गया आपका, न्यूटन मीटर। क्या आ गया बच्चे मात्रक, न्यूटन मीटर। क्या आ गया भोले भाले बच्चों, न्यूटन मीटर इज द मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। हिंदी में आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, अब बच्चा देखो, क्या न्यूटन मीटर के अलावा हम कोई और मात्रक पुट कर सकते हैं, क्या किसी और मात्रक का उपयोग किया जा सकता है न्यूटन मीटर के अलावा। बिल्कुल यार, न्यूटन मीटर लिखने में कितना बड़ा है, न्यूटन मीटर लिखने में दो सेकंड तो लगी जाएंगे। अब 2 सेकंड को बचाने के लिए हम देखो 1 सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई साहब वर्क का, कार्य का एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक कौन है, कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कौन है भाई साहब, जूल है। जूल वैज्ञानिक के नाम पर कार्य का मात्रक पड़ा। अब 1 जूल क्या होता है, तो यदि कार्य कितना होगा बच्चे, 1 जूल, तो वस्तु पर आरोपित बल भी कितना होगा, 1 न्यूटन, और वस्तु कितना विस्थापन करेगी, 1 मीटर। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, कितना, 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, और वो वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और उस वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो कार्य कितना होता है, 1 जूल होता है। अब ये 1 जूल के अलावा क्या कोई और यूनिट भी होती है क्या, इसकी कोई और यूनिट, बिल्कुल मेरे भोले भाले, मेरे उड़ान के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों, यहां पर कार्य का एसआई मात्रक जूल है।
कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है, तो क्या सीजीएस पद्धति में कुछ और मात्रक हो सकता है? बिल्कुल भाई साहब। तो देखो अब मैं सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक निकालूंगा। तो सीजीएस पद्धति में फोर्स का मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है बच्चे? डाइन। ठीक है, डायन नहीं, डाइन। और डी, डी मतलब दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है बच्चे? सेंटीमीटर। दूरी मतलब विस्थापन, तो उसका मतलब, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक आता है वो कितना आता है? डाइन सेंटीमीटर। यार डाइन सेंटीमीटर लिखने में फिर 2-3 सेकंड का टाइम लग गया। तो क्या हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं? क्या इसका कोई और मात्रक होता है? बिल्कुल होता है। इसको सीजीएस पद्धति में लिखा जाता है अर्ग। क्या लिखा जाता है? अर्ग। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अर्ग। ठीक है, क्या लिखते हैं बच्चे? अर्ग। तो एक अर्ग बराबर एक डायन गुणा 1 सेंटीमीटर। तो यदि किसी वस्तु पर एक डायन का फोर्स लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर एक डायन का फोर्स लगाया जाता है और वो वस्तु विस्थापित हो जाए 1 सेंटीमीटर। इन केस एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल है तो जूल को परिभाषित कीजिए, या फिर कार्य का सीजीएस मात्रक डाइन है तो माफ कीजिएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है तो अर्ग को परिभाषित कीजिए। तो देखो कैसे परिभाषित करोगे, सुनना ध्यान से। ठीक, कैसे परिभाषित करोगे आप सुनना ध्यान से। पहले मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं किसकी? जूल की। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो कार्य कितना है? 1 जूल है। फिर से, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो कार्य कितना है? 1 जूल है। फिर से, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो कार्य कितना है? 1 जूल है। बढ़िया, आ गया, मजा आ गया। अब एक अर्ग की परिभाषा बताने की कोशिश करो, मेरे साथ रिपीट करना, मैं आपको जगह दूंगा। ठीक है, कि यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का कार्य किया जाए, बोलो, यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का कार्य किया जाए और वो वस्तु 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित हो जाए। अरे बल लगाया, वस्तु आगे बढ़ेगी। अब 1 डाइन का बल लगाया तो वस्तु 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, तो कार्य कितना होगा? 1 अर्ग होगा। कार्य कितना होगा बच्चे? 1 अर्ग। तो परिभाषा कैसे लिखोगे कि यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल आरोपित किया जाता और वो वस्तु 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित हो जाती है तो कार्य कितना होगा? 1 अर्ग। इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी? इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? आंसर दो। कभी कभी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से हम जूल को भी अर्ग में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। याद रखना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। याद रखना बेटा, मजा आएगा। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है बेटा, इसको याद रख लेना, 11th क्लास तक काम आएगा। ये आकाश सर ने जो पढ़ाया है ना, 11th क्लास तक ना काम आए ना तो याद रखना। 11th क्लास में आप आओगे, चैप्टर नंबर 5 मिलेगा वहां पर, है ना, फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर नाम से मिलेगा एक चैप्टर, जिसमें ये सारी बातें रिपीट होंगी। तब आप याद करोगे, यार सही कह रहे हो, आकाश सर ने पढ़ाया था। तो बच्चों, कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक बोलो क्या है? जूल है। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग है। अब बच्चे देखो, 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 1 जूल बराबर कितने अर्ग? बताओ, 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 1 जूल बराबर कितने अर्ग? हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अब बताओ, जल्दी बताओ, चमका या नहीं? बढ़िया, फटाफट बता दो। अरे यार कैसे बताओगे, लाइव क्लास थोड़ी ना है। तो बेटा चमक गया होगा, बड़ा आसान सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करोगे और यदि वस्तु स्थापित हो जाए तो ही काम होगा। यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करोगे और अगर वस्तु विस्थापित हो जाए तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब बच्चे ये क्लियर होंगी। अब मुझे अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए कुछ बातें आपको सिखाना पड़ेंगी। देखो बेटा, आप लोग 9th के बच्चे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। cos 0 का मान, cos 90 का मान और cos 180 का मान हमें याद रखना है। cos 0 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0 और cos 180 का मान कितना होता है बच्चे? -1। फिर से ये मान आपको याद रखना है। cos 0 का मान कितना होता है? 1, cos 90 का मान 0 होता है और cos 180 का मान -1 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं ये बातें? क्योंकि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेटा ये जो कार्य है ना, कार्य के भी 3 प्रकार होते हैं। कार्य है ना, कार्य के भी कई प्रकार होते हैं। तो अब हम जो अगला है ना, वो अगला पढ़ने वाले हैं कार्य के प्रकार के बारे में। तो कार्य के कितने प्रकार होते हैं पहले तो ये जानो। कार्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहले तो उन प्रकार के नाम के बारे में जानो।
पहला होता है धनात्मक कार्य। पहला कौन सा होता है भैया? धनात्मक कार्य। ठीक है, पहला धनात्मक कार्य अंग्रेजी में से बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अब दूसरे की बात करो, अब दूसरे की बात करो, दूसरा कैसा होता है? दूसरा होता है शून्य कार्य। ठीक है, अंग्रेजी में से कहते हैं जीरो वर्क, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? जीरो वर्क। तीसरा, ठीक है, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य, अंग्रेजी में से कहते हैं निगेटिव वर्क। ठीक, तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, कार्य नहीं, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कि आप कैसे बताओगे कि धनात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य कब होता है, शून्य कार्य कब होता है? इसे जानने के लिए, इसे पहचानने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे सोचने के लिए आपको मेरा दिया हुआ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? याद करो, बोलो मेरे साथ। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला दिया था ना, यही W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि धनात्मक कार्य कब होता है, शून्य कार्य कब होता है और ऋणात्मक कार्य कब होता है। एक एक बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सुनना ध्यान से। अब मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों, अब हम मूव कर रहे हैं धनात्मक कार्य की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं भाई साहब? धनात्मक कार्य की तरफ। बढ़िया सा, बड़ा प्यारा सा है बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो, मान लो ये रही एक जगह, ये रही एक सतह, इस सतह पर एक 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 डब्बा रखा हुआ। डब्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक डब्बा रखा हुआ। अरे भाई साहब, इस डब्बे पर आप लगाते हो बल, इस डब्बे पर लगाते हो बल, इस डब्बे पर आपने क्या लगा दिया? बल। मान लो कार खड़ी हुई है, मान लो साइकिल खड़ी हुई है, ये डब्बा जो है कार मान लो, साइकिल मान लो आपका दोस्त खड़ा हुआ, आपने क्या लगा दिया? बल। आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आपकी कार खड़ी हुई है, आपकी साइकिल खड़ी हुई है, आपने क्या लगा दिया? बल। अरे सड़क पर अगर कोई बाल्टी भी पड़ी हुई है, उसको ऐसे मार देते हो तो आप क्या लगाते हो? बल। ठीक है, अगर जमीन पर कोई सा डब्बा भी पड़ा हुआ, उस पर आप ऐसे किक करते हो ना, तो आप क्या लगाते हो? बल। तो आपने क्या लगाया? बल। तो आपका बल कार्य करेगा। क्या बोला? आपका बल कार्य करेगा इस पिंड पर, और कई बल लग रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस पिंड पर कई और बल लग रहा है, उन बल के बारे में भी वक्त आने बताऊंगा। तो आपने क्या लगा दिया? इस पिंड पर बल लगा दिया। ठीक है, आपने जो बल लगाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस पिंड पर जितने बल लग रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम जिस बल की बात कर रहे हैं उस बल के बारे में ही कार्य निकालेंगे, उस बल को ही साक्षी मानेंगे, उस बल से संबंधित ही हम कार्य निकालेंगे। तो मेरे भोले भाले बच्चों, मैंने इस वस्तु पर क्या लगा दिया? बल। तो ये वस्तु भी भोली भाली थी आप लोगों की तरह। ये वस्तु कहां चली गई? आगे चली गई। ये वस्तु कहां चली गई? आगे। तो ये वस्तु बढ़ते बढ़ते आगे चली गई, ये वस्तु बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। अब ये वस्तु यहां से लेकर यहां तक आ गई, ये वस्तु यहां से लेकर यहां तक आ गई। अब देखो मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनना, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे बच्चों आप देखो, बल की दिशा भी यही है, बल की दिशा भी यही है, और ये जो विस्थापन है वो भी यही हुआ। ये जो आपने बल लगाया ना, यहां से यहां तक विस्थापन हुआ, तो विस्थापन की दिशा भी तो यही है, विस्थापन की दिशा भी तो यही है। तो विस्थापन, कॉमनली विस्थापन को एस से प्रदर्शित किया जाता है, कॉमनली विस्थापन को एस से। तो यदि आप किसी जगह पर एफ एस कोस थीटा भी देखो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहीं पर एफ इंटू एस भी देखो तो भी गलत नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब अच्छा सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं कि आपने निकालना है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य मतलब कार्य किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। कार्य कैसा आएगा बच्चे? पॉजिटिव। अब सूत्र मैंने क्या दिया था? अब मैंने सूत्र दिया था कि W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अच्छा देखो, डी की जगह एस भी हो सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है कि जब किसी वस्तु को मैं ध्यान से देखता हूं, जब किसी वस्तु को ध्यान से देख रहा हूं तो ये वस्तु आगे बढ़ रही है। ये वस्तु कहां बढ़ रही है? आगे। अब वस्तु आगे बढ़ रही है, किसकी दिशा में बढ़ रही है? विस्थापन। अरे विस्थापन और बल एक ही दिशा में है, विस्थापन और बल एक ही दिशा में है। तो जब दो चीजें एक दिशा में जाती हैं तो कोण कितना होता है दो वस्तुओं के बीच का? दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो कोण कितना होता है इन दोनों के बीच का? तो इन दोनों के बीच का जो कोण बन जाएगा, याद रखना, जब कोई भी दो वस्तुएं एक दिशा में जा रही हो, एक जैसी दिशा में जा रही हो, तो इस स्थिति में उनके मध्य बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 की चिंता मत करो, मैंने आपको इसके पढ़ाने से पहले ही कॉस 0 बता दिया था। तो ये हो जाता है एफ डी कॉस 0।
cos 0 कितना हो गया 1। मैंने पढ़ाने के पहले ही आपको बता दिया था कि cos 0 कितना होता 1। लो भाई साहब, इस स्थिति में वर्ग कितना हो गया धनात्मक। कुछ एग्जाम्पल लें। गाड़ी पे धक्का लगाना, गाड़ी पे धक्का लगाते हो, गाड़ी आगे बढ़ती है, कार्य धनात्मक हुआ। कार्य क्या हुआ बच्चे? धनात्मक हुआ। कार्य क्या हुआ बच्चे? धनात्मक हुआ। आप किसी भी चीज पर धक्का लगाते हो ना, किसी भी चीज पर धक्का लगाते हो ना, और वो वस्तु आगे बढ़ जाए, तो वस्तु आगे बढ़ जाए मतलब कार्य कैसा हुआ? धनात्मक हुआ। याद रखना, कार्य कैसा हुआ? धनात्मक हुआ। अब शर्त इकलौती है, शर्त इकलौती है, शर्त इकलौती है कि वस्तु के कार्य, वस्तु पर आरोपित कार्य और वस्तु के विस्थापन की दिशा सेम होनी चाहिए। यदि वस्तु के विस्थापन और कार्य की दिशा सेम होगी ना, यदि वस्तु के विस्थापन और कार्य की दिशा सेम होगी ना, तो इस वजह से जो कार्य होगा ना, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, धनात्मक होगा। अब कार्य धनात्मक तो यहां हो गया, अब कार्य ऋणात्मक का होगा, कार्य ऋणात्मक का होगा। अब एक फील लो, पहले तो एक फील लो, एक फील लो। मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं। देखो, एक कार, सुंदर सी कार, ठीक है, सुंदर सी कार, 4 पहिया वाहन आपकी तरफ आते हैं, और इस 4 पहिया वाहन में, ठीक है, एक 4 पहिया वाहन में आप बैठे रहते हो। इसके टायर भी बना दूं, बिना टायर के कैसे बढ़ेगी, ठीक है। अब ये 4 पहिया वाहन यार इधर चलेगा, इधर चलेगा, मान लो इस दिशा में भाग रहा है, मान लो इस दिशा में भाग रहा है। अब आपको आई शरारत, आपने सोचा कि मैं ही हल्क हूं, आपने सोचा कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर है, मैं तो यहां से आके कार को रोक लूंगा। तो आपने विपरीत दिशा में क्या लगा दिया बच्चे? बल। क्या आप कार को रोक पाओगे? क्या आप कार को रोक पाओगे? सच बताना, झूठ मत बोलना, सच बताना, झूठ मत बोलना। आपने इस दिशा में बल लगाया, कार यहां आ रही है, कार जितनी भी गति में होगी ना, कार आपकी तरफ आ रही है, आप बल लगा रहे हो। हाँ, एक बात और, मेरा साउथ इंडिया की मूवी से कोई संबंध नहीं है, नहीं तो वहां पर आप देख के ऐसे चुटकी बजाएंगे ट्रेन रिटर्न हो जाए। वहां फिजिक्स फेल है, वहां फिजिक्स फेल है भाई साहब। उनके यूनिवर्स के लॉ ही अलग है, बिल्कुल उनके यूनिवर्स के लॉ ही अलग है। देखना, तो यदि कार आपकी तरफ आती है और आप लगा देते हो बल, यदि कार आपकी तरफ आती है आप लगा देते हो बल, क्या कार रुकेगी? नहीं, उल्टा आपको फेंक देगी। तो आपने तो बल लगाया था यहां पर, लेकिन आप तो अपोजिट दिशा में आ गए, तो कार्य कैसा होगा? अब देखो इसके बारे में समझते हैं, अब देखो इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप कार्य का इकलौता सूत्र याद कर लो, W = FD cos थीटा, W = FD cos थीटा। अब देखो एक एक करके मैं सबके लिए, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने जो आरोपित बल था वो इस दिशा में लगाया था, आपने कार को रोकने के लिए धक्का लगाया था, कार रुकी? नहीं रुकी, आप बेकार हो गए। कार को रोकने के लिए धक्का लगाया था, कार रुकी? नहीं रुकी। उल्टा कार ने क्या कर दिया? उल्टा कार ने क्या कर दिया कि उल्टी दिशा में चली गई। कार क्या हुआ? आपने तो बल यहां लगाया था, आपने तो बल यहां लगाया था, लेकिन कार तो यहां चली गई। तो बल की दिशा ये और कार की दिशा ये, फिर से बल की दिशा ये और कार की दिशा ये। अरे बल इस दिशा में और कार इस दिशा में, दोनों उल्टे चल रहे हैं, दोनों उल्टे चल रहे हैं। और जब भी दो वस्तुएं उल्टी चलती हैं, जब भी दो वस्तुएं उल्टी चलती हैं, तो उनके मध्य का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। उनके मध्य का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो मेरे भोले भाले प्यारे प्यारे नींव के बच्चों, भोले भाले प्यारे प्यारे उड़ान के बच्चों, भोले भाले प्यारे प्यारे उदय के बच्चों, तो यहां पर क्या आ गया? cos 180। अरे मैं जानता था cos 180 का उपयोग करेंगे, मैं जानता था cos 180 का उपयोग करेंगे, इसलिए मैं cos 180 का मान आपको पहले ही बता दिया था कि cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो इस स्थिति में कार्य का जो परिमाण आएगा ना, वो क्या आएगा बच्चे? FD का साथ में साथ माइनस। तो लो भाई, अब देखो, अब बताओ मुझे कि सर हमें तो ये फॉर्मूला पता था, अब बोलो क्या इस फॉर्मूला से तुम कार्य के धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार को बता सकते थे? इस फॉर्मूला से क्या तुम धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार को बता सकते थे? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं, किसी हालत में नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला में एक छोटा सा परिवर्तन करने से, फॉर्मूला में एक छोटा सा परिवर्तन करने से देखो आप कितनी सारी चीजें सीख गए। ये है आपके आकाश सर का ज्ञान, ठीक है, जो आप उदय के बच्चों के लिए हो। तो भैया याद रखना, जिंदगी भर काम आएंगी आपकी बातें। कि यदि मैं शॉर्ट में और बताऊंगा इन्हें, मैं आपको शॉर्ट में और बताऊंगा, अभी एक टेबल बनवाकर और बताऊंगा, ठीक है। ये अधूरा सूत्र है, ये अधूरा कॉन्सेप्ट मत पढ़ लेना, मैं इसे अधूरा सूत्र लिख दूं, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, अब हम आ जाते हैं। अब ये था ऋणात्मक कार्य, बढ़िया था सर,
एक नंबर ऋणात्मक कार्य तब होता है जब आप बल लगाओ लेकिन उल्टा आपके ऊपर बल लग जाए। जब आप बल लगाओ लेकिन उल्टा आपके ऊपर बल लग जाए तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। आप बल लगा रहे हो ना, उल्टा आप पर बल लग जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसा दोबारा दोहराना भी मत, सुनना ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये आज का एक मजेदार सा टॉपिक, शून्य वर्ग कब होता है? शून्य वर्ग कब होता है? कब हो सकता है शून्य वर्ग? सुनना ध्यान से। कब हो सकता है शून्य वर्ग? सुनना ध्यान से। देखो मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं शून्य वर्ग की कब कब स्थितियां हैं। देखो बेटा, अब पहले तो वर्ग का जो फॉर्मूला है वो है एफ डी कॉस थीटा। वर्ग का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चे? एफ डी कॉस थीटा। यदि मैं डी मतलब विस्थापन, यदि मैं डी अर्थात विस्थापन को शून्य कर दूं, यदि मैं डी अर्थात विस्थापन को क्या कर दूं? शून्य कर दूं, तो वर्ग भी कितना हो जाएगा बच्चे? शून्य। अरे आप मानो आप दीवार के पास खड़े हो, आपने सोचा कि दुनिया में आपसे ज्यादा ताकतवर है ही नहीं कोई, इस दुनिया में आपसे ज्यादा शक्तिशाली है ही नहीं कोई। अगर इस दुनिया में आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आपने तो आज सोच लिया कि आज मैं पृथ्वी को अपनी जगह से हटाकर रखूंगा। आप जमीन पर लगाए जा रहे हो बल, लगाए जा रहे हो बल, लगाए जा रहे हो बल, तो आप क्या लगाते हो? बल। क्या पृथ्वी अपनी जगह से हटती है? नहीं ना। अरे आप हट जाओगे, दोहराना मत ऐसा। मान लो आपने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा बल मांग रही है, आपने सोचा आप तो दीवार को आगे बढ़ाकर आप दीवार पर बल लगाने लगते हो। दीवार पर क्या दीवार आगे बढ़ती है? नहीं, क्योंकि विस्थापन कितना है? शून्य। और यदि विस्थापन शून्य है ना, तो बच्चे कार्य भी कितना होगा? शून्य। तो भाई साहब शून्य कार्य की एक स्थिति ये बनती है, शून्य कार्य की एक स्थिति क्या बनती है? एक ये बनती है। अब दूसरी स्थिति देखो, मान लो बेटा, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार। मान लो एक सतह पर एक पिंड रखा हुआ है, मान लो एक सतह पर एक पिंड रखा हुआ है, तो इस पिंड के सापेक्ष जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। मेरे बच्चों इस पिंड को देखो, इस पिंड, ये पिंड ही है ना, एक वस्तु है। इस पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहां लग रहा होगा? नीचे की ओर। इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा होगा बच्चे? नीचे की ओर। लेकिन ये पिंड तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? इस पिंड को कहां बढ़ा देता हूं? आगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है? नीचे, लेकिन पिंड कहां जा रहा है? आगे। सुनना, डायग्राम को बनाऊंगा आगे। तो मेरे भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप देखो कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और पिंड का विस्थापन इस दिशा में है, तो इस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और जब भी बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा तो मैं यहां पर पुट कर दूं, तो W = FD cos 90। और cos 90 के बारे में मैं जानता था उपयोग करेंगे, तो मैं पहले ही आपको मान बता चुका हूं कि cos 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो जब भी cos 90 आएगा तो आप क्या पुट करोगे? शून्य। तो कार्य का मान भी क्या आ जाएगा बच्चे? शून्य। लो भाई साहब, आप अपने पुराने वाले फॉर्मूला से जो फॉर्मूला W = FD था, कतई नहीं डिफाइन कर सकते थे तीनों को, कतई नहीं डिफाइन कर सकते थे। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य जिंदगी में डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो एक छोटे से परिवर्तन, देखो मैं बहुत सारे जगह पढ़ा चुका हूं और उन सारी जगह में मैंने कार्य को इसी तरह से पढ़ाया है, उन सारी जगह पर मैंने कार्य को इसी तरह से पढ़ाया, याद रखना, ठीक है। मैंने डिटेल में ही बताया सबको। आज भी बच्चे मिलते हैं मुझे तो कहते हैं अरे सर आपने पूरी कार्य से संबंधित सारी बातें बता दी थी, नीट वीट तक के लेवल तक के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। नीट वगैरह पढ़ोगे ना आप जब, तो नीट के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, याद रखना। तो मेरे भोले भाले प्यारे प्यारे क्यूट से उदय के बच्चों, यदि क्या देखो, यदि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा, अरे लंब है ना 90 डिग्री, हाँ लंबी बन रहा है, ऊपर और ये नीचे, तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा 90 डिग्री है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस स्थिति में, हाँ सही कह रहे हो, इस स्थिति में हाँ सही कह रहे हो, कार्य कितना होगा? शून्य होगा। इस स्थिति में कार्य कितना होगा बच्चे? शून्य। अरे विस्थापन नहीं होगा तब भी कार्य शून्य होगा, और अगर विस्थापन और बल की दिशा लंबवत हो जाए तो भी कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना। अब मैं आपको शॉर्ट में सारे के सारे वर्ग के प्रकार बताता हूं। तो बेटा कार्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चे? 3 प्रकार का होता है। पहला कार्य होता है धनात्मक कार्य। पहला कार्य कैसा होता है बच्चे? धनात्मक कार्य, ठीक है। और दूसरा कार्य बताओ। दूसरा होता है शून्य कार्य। कैसा कार्य होता है बच्चे? शून्य कार्य। और तीसरा कौन सा होता है बच्चे?
ऋणात्मक कार्य। ठीक है, ठीक है, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, और तीसरा कौन सा होता है बच्चे, ऋणात्मक कार्य। अब मेरे भोले भाले प्याले प्याले बच्चों, धनात्मक कार्य, देखो कार्य का सूत्र क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। जब देखो धनात्मक कार्य कब होगा, जब एफ व डी, डी मतलब विस्थापन, समान दिशा में हो, एक जैसी दिशा में हो, क्या समान दिशा में हो, यदि एक दिशा में होंगे तभी धनात्मक कार्य होगा। शून्य कार्य क्या होगा, जब d बराबर 0 या फिर f व d के मध्य, f व d के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा कितना हो बच्चे, 90 डिग्री। थीटा लिखा है यहां पर, क्यों मत समझ लेना, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल व विस्थापन, देखो बेटा ये हो सकता है आपकी किताब में d की जगह s उपयोग करा हो, विस्थापन, तो बढ़िया, वो भी सही है। जब बल व विस्थापन विपरीत हो, जब बल व विस्थापन क्या हो बच्चे, विपरीत हो। ठीक है, जब बल व विस्थापन क्या हो, विपरीत हो, तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कैसा होगा बच्चे, ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि जब एफ व डी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। याद रखना, अगर आपने ये सारी बातें सीख ली ना, तो आज वर्क से संबंधित एक एक बात सीख लेंगे। अच्छा देखो, एक और नई बात बताता हूं मैं आपको, एक बात याद करो, एक बात याद करो, एक बात फील करो। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य होगा, अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य होगा, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य होगा, तो क्या वस्तु में त्वरण होगा या नहीं, क्या वस्तु में त्वरण होगा या नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर यदि किसी वस्तु पर, आंसर दो, न्यूटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम मैंने सब पढ़ा है। अरे मैंने पढ़ाया था ना कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य होगा, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य होगा, तो क्या वो वस्तु चल रही होगी या फिर रुकी हुई होगी। फिर से, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान शून्य होगा, तो क्या वस्तु चल रही है तो क्या चलती रहेगी, या वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहेगी। देखो मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। F का मान कितना पुट कर दो, शून्य, तो शून्य बराबर क्या हो गया, ma। तो a का मान क्या आ गया बच्चे, शून्य। a का मान शून्य, मतलब त्वरण का मान क्या आया, शून्य। त्वरण का मान क्या आया बच्चे, शून्य। त्वरण का मान क्या आया, शून्य, अर्थात त्वरण शून्य है, अर्थात वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य है, मतलब उस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो वस्तु यदि u वेग से चल रही है तो उसका वेग u ही रहेगा। अब सुनना ध्यान से कि क्या हमेशा बल, क्या हमेशा बल, क्या हमेशा बल सिर्फ और सिर्फ, क्या हमेशा बल सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या हमेशा बल सिर्फ और सिर्फ वस्तु को विस्थापित करता है। मान लो, देखो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मान लो ये वाली जो वस्तु है इस दिशा में बहुत सारे बल के साथ चल रही थी, इस दिशा में बहुत सारे बल के साथ चल रही थी, चल रही थी, अरे चल रही थी, अरे चल रही थी, तो आपने क्या लगा दिया यहां पर, u। इसका प्रारंभिक वेग कितना था, u। अब ये चलती रहेगी, आप इस पर जो बल लगा रहे हो ना, उस जितना बल लगाया वो लगाते जाओ, उसी बल से वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अरे चल रही थी, आपके बल के लगाए बिना चल रही थी। क्या बोला, क्योंकि ये मान लो भाई, ये कार चल रही है, एक साइकिल चल रही है यार, एक साइकिल चल रही, चलने दो ना उसे, बढ़िया चल रही है। अब आपने क्या करा, पीछे से चलती साइकिल पर धक्का मार दिया, तो उसका वेग बढ़ जाएगा, तो उसका वेग बढ़ जाएगा, तो तब भी कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि आपके साइकिल का वेग कैसे बढ़ा, क्योंकि आपने क्या लगाया, धक्का। अरे आपने जब धक्का लगाया तो साइकिल का वेग बढ़ा, इस स्थिति में कार्य भी धनात्मक होता है। एक और नई बात पता चली कि यदि किसी पहले से चल रही वस्तु की गति को बढ़ा देगा आपका बल, तब भी कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। एक नई बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हो, यदि किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हो, तो यदि वेग में बढ़ोतरी हो जाती है तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कार्य भी कैसा होगा, धनात्मक। अब दूसरा ऋणात्मक कार्य, मान लो आपकी तरफ कोई साइकिल चलती हुई आ रही है, आपकी तरफ कोई साइकिल चलती हुई आ रही है, आपकी तरफ कोई साइकिल चलती हुई आ रही है, उसके पास ऑलरेडी बल है। अरे आपकी तरफ कोई साइकिल चलती हुई आ रही है, आप उसके पास ऑलरेडी बल है, वो किसी न किसी बल से चलती हुई आ रही है। अब आपने विपरीत दिशा में बल लगा दिया, तो साइकिल की गति को कम कर दोगे, साइकिल को रोक तो नहीं पाओगे एकदम से, साइकिल की गति को कम कर दोगे। तो आपने गति में कम करा, तो आपने साइकिल की गति को कम करा, तो आपने जो बल लगाया ना, उस बल ने क्या करा, उसकी गति को कम कर दिया। और जब बल ने गति को कम कर दिया ना, तो इस स्थिति में कार्य भी कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य।
तो यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में बढ़ोतरी होती है आपके द्वारा आरोपित बल से, तो इस स्थिति में कार्य धनात्मक माना जाता है। अरे आपने बल आरोपित किया, वस्तु विस्थापित हुई, आपके आरोपित बल से ही तो वस्तु विस्थापित हुई, तब भी कार्य धनात्मक माना जाएगा। और यदि आप विपरीत दिशा में लगाते हो और उसकी वेग में कमी होती है तो कार्य कैसा माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। और यदि आप बल लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बल से, तो इस स्थिति में आपने जो काम किया है वो कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, देखो तीनों का मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दी है, याद रखना। इस जो पोर्शन है ना, मैंने जितना बोला है ना, ये इस पोर्शन को 2-3 बार रिपीट करके सुनना। नॉलेज प्लस है, ये ज्ञान प्लस है, आपके आकाश सर का ज्ञान है, याद रखना, याद रखोगे। चलो भाई, अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं हम आज की क्लास के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, क्वेश्चन करना अब आपके लिए चुटकियों का खेल है। क्वेश्चन करना आपके लिए चुटकियों का खेल है। क्वेश्चन सुनो कि एक वस्तु को सतह के समांतर कार्य करने वाले बल 100 न्यूटन द्वारा बल क्षैतिज रूप से सतह पर खींचा जाता है। बढ़िया, ठीक है। ये रही एक सतह, इस सतह पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी, और क्लियर बोला है यहां पर, शब्दों को सुनना, कि सतह के समांतर बल लगाया है। तो ये सतह के समांतर आपने बल लगाया, कितना लगाया है? 100 न्यूटन का। तो भाई साहब बल का मान कितना दिया है? बल का मान कितना दिया है? 100 न्यूटन का। यही दिया ना, बल का मान 100 न्यूटन का दिया है। और क्या बोला है कि वस्तु को 8 मीटर की दूरी तक ले जाने में, तो वस्तु यहां से चलती हुई, मैं इसके केंद्र से नापता हूं सारी चीजें, तो वस्तु यहां से चलती हुई कितने मीटर तक पहुंच गई? तो 8 मीटर तक पहुंच गई। तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन d मतलब 8 मीटर हुआ। विस्थापन d मतलब 8 मीटर हुआ। अब ऐसे देखो, वस्तु को सतह के समांतर कार्य करने वाले 100 न्यूटन बल द्वारा क्षैतिज रूप से सतह पर खींचा जाता है। तो इस स्थिति में देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, आपने बल आरोपित किया, आपने बल आरोपित किया तो वस्तु को खींचा, वस्तु को आगे बढ़ाया। इस स्थिति में अरे जिस दिशा में बल है उस दिशा में विस्थापन, वस्तु भी तो यहां जा रही है, जिस दिशा में बल है इस दिशा में विस्थापन, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? एक दिशा में है ना, एक दिशा में होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। तो W = FD cos थीटा, फॉर्मूला तो याद ही होगा, इतनी देर से फॉर्मूला कर रहा हूं। तो W = F का मान 100, D का मान 8 और cos 0। तो मेरे बच्चों 100 × 8 कितना हो गया? 800, और cos 0 कितना हो गया? 1। तो कार्य का मान कितना आ गया? 800 जूल। कार्य का मान कितना आ गया बच्चे? 800 जूल। मैंने क्यों पुट करा? जूल मैंने क्यों पुट करा? आंसर देख बताओ, मैंने यहां पर जूल क्यों पुट करा है? आई वोंट आंसर कि आपने इस न्यूमेरिकल में जूल क्यों पुट करा है। और न्यूमेरिकल अगर समझ आ जाए ना तो लिख दिया करो चमका। ठीक है, देखो आपको 3 चीजें चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल वर्क से संबंधित न्यूमेरिकल करने के लिए। पहला तो बल, दूसरा विस्थापन, तीसरा कोण। कोण कभी कभी दिया ही नहीं होता, कभी कभी का हमेशा ही नहीं दिया होता। कोण आपको निकालना है कि भाई साहब डायग्राम फील करना है, डायग्राम को फील करना, क्वेश्चन को महसूस करना है। और जब आप क्वेश्चन को महसूस कर लेते हो ना तो कोण निकालना आपके लिए बड़ा आसान सा काम हो जाता है। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ? निम्न में से किस किस स्थिति में कार्य हुआ है कि पुस्तक को ऊंचाई तक उठाने में? यार मेरे पास, ठीक है, मान लो ये एक पुस्तक है, 1 मिनट के लिए मान लो यार, मैंने उसको उठाया ऊपर, तो मेरे बल की दिशा ऊपर, मेरे बल की दिशा ऊपर, मेरे बल की दिशा, और ये कहां जा रही है? ऊपर। मेरे बल की दिशा ऊपर, मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, ये कहां जा रही है? ऊपर। तो आप बताओ बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में, तो क्या कार्य हुआ है? तो मतलब आप किसी किताब को ऐसे उठाकर ऊपर ले जा रहे हो, ऐसे उठाकर ऊपर ले जा रहे हो, तो आपके बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम है। तो आप बताओ क्या कोई कार्य हुआ है? तो पुस्तक को ऊंचाई तक उठाने में हाँ हुआ है कार्य। दूसरा, ट्रॉली को खींचने में, आप किसी ट्रॉली को ऐसे पकड़ के खींचते हो, आप ट्रॉली को पकड़ के खींचते हो तो आपका बल आगे की तरफ होता है, और ट्रॉली भी आगे बढ़ती है तो बल ऐसे खींचते हो ना, ये जैसे रोलर लगे हुए हैं, ये ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली को पकड़कर आप इस दिशा में खींचते हो तो विस्थापन भी तो यही होता है। तो जब विस्थापन और बल की दिशा सेम होती है तो कार्य होता है। तो लो भाई दूसरी स्थिति में भी हुआ है। अब तीसरा, बैलगाड़ी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। अरे बैल आगे की दिशा में धक्का लगाता है तो बैलगाड़ी भी तो आगे बढ़ती है, तो बल और विस्थापन की दिशा सेम है यहां भी, तो बैल द्वारा खींचने में भी तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। पुस्तक को ऊंचाई तक उठाने में, बिल्कुल।
ट्रॉली को खींचने में बिल्कुल काम हुआ है, बैल द्वारा गाड़ी को खींचने में बिल्कुल काम हुआ। तो इन चारों स्थितियों में काम हुआ है, इन चारों स्थितियों में काम हुआ है, इन चारों स्थितियों में कुछ ना कुछ काम हुआ। बॉटल आई है, पानी तो पी ही लेते हैं, आ ही गई है तो उपयोग कर ही लो, पानी पी ही लेते हैं। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सुनना आगे की बात है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स है ना, देखो आज की क्लास जो थी ना बहुत बेसिक क्लास थी। लो, तो जब किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि किसी वस्तु पर बल का मान हमें दिया है 5 न्यूटन और बल की दिशा में वस्तु, लो बल की दिशा, तो विस्थापन कितना दिया है 2 मीटर और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, मतलब दोनों की दिशा सेम है, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो बच्चे देखो वर्क इज इक्वल टू एफ डी, मैं सूत्र भी लिख देता हूं भाई, एफ डी साथ ही साथ कॉस थीटा, मैंने ऑप्शन तो देखे ही नहीं है अभी, तो वर्क इज इक्वल टू 5 डी की जगह 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा कॉस 0, तो 5 दूनी 10 और कॉस 0 1, 10 न्यूटन। कितना आ गया 10 न्यूटन। क्या आंसर में, अरे यार मैं गधा हूं, 10 जूल, क्या है 10 जूल, कार्य निकाला ना। लो भाई साहब, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। किसी को कोई शक तो नहीं है, किसी को कोई शक है तो कृपया इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखें। किसी को किसी प्रकार का कोई शक, मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। यार बल द्वारा पिंड पर किया गया कुल कार्य, देखो यहां पर पिंड तो बना नहीं है तो मैं पिंड बना देता हूं। ये रहा एक पिंड, ठीक है, ये रहा एक पिंड, ठीक है, ये पिंड एक सतह पर रखा हुआ, तो ये रही वो सतह, ठीक है, ये रहा एक पिंड। अब बेटा सुनना ध्यान से, पिंड में मैं देखूं कि नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा, इस पर हम बल आरोपित करते हैं 5, हम बल आरोपित करते हैं 5 न्यूटन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चे 5 न्यूटन, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब ये जो बल की दिशा में ये वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। अब बच्चे देखो एक बात याद रखना, अरे वस्तु यहां जा रही है, वस्तु यहां जा रही है, वस्तु यहां जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट आ रहा होगा। अरे वस्तु यहां जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट आ रहा होगा, तो वस्तु यहां जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट। तो लो भाई साहब, जो विस्थापन हो रहा है, जो आरोपित बल है, उसके विपरीत दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, घर्षण बल। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल लिख रहा हूं उसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक वस्तु पर एक बल भी लग रहा है, 2 बल भी लग रहा है, 3 बल भी लग रहा है, 4 भी लग रहा है, 5 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है, तो उस वस्तु पर उतने ही कार्य होंगे, उस वस्तु पर उतने ही कार्य होंगे। तो मैं लिख रहा हूं वस्तु पर, अरे यार मैं बोल देता हूं, इसे बोलकर आप लिखना, नोट, आप नोट बनाओ कि वस्तु पर यदि 10 बल लग रहे हैं तो 10 कार्य होंगे, यदि 20 बल लग रहे हैं तो 20 कार्य होंगे, यदि 30 बल लग रहे हैं तो 30 कार्य होंगे, 40 बल लग रहे हैं तो 40 कार्य होंगे, 50 बल लग रहे हैं तो 50 कार्य होंगे। तो किसी वस्तु पर जितने बल लग रहे हैं ना, उतने कार्य होना है, होना है, होना है, ऐसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक पाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो कुल बल का परिमाण, कुल कार्य पूछा है ना, कुल कार्य पूछा है ना, ठीक है, ठीक है, कुल कार्य पूछा है ना, तो मैं 3 कार्य निकालूंगा। पहले तो घर्षण बल के लिए, पहले किसके लिए निकालूंगा, घर्षण द्वारा कार्य, पहले मैं किसके लिए निकालूंगा, घर्षण द्वारा कार्य, ठीक है। और फिर किसके लिए निकालूंगा बच्चे, गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बल लगाया है, तीसरा क्या लगाया बच्चे, आरोपित बल द्वारा कार्य। मुझे 3 कार्य निकालना पड़ेंगे ना, और फिर उन तीनों को जोड़ देंगे, आ गया हमारा आंसर। अब देखो कैसे, अब सबसे पहली स्थिति देखो, घर्षण बल, घर्षण बल अपोजिट ले जाना चाहता है, घर्षण बल अपोजिट विस्थापन कराना चाहता है। जितना अपना आरोपित बल है ना, लगभग समान परिमाण का घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल क्या चाहता है कि वस्तु क्या आ जाए, विपरीत आ जाए,
घर्षण बल क्या चाहता है कि वस्तु क्या आ जाए, विपरीत आ जाए। तो ये आपके बल के परिमाण को कम करता है, आरोपित बल के परिमाण को क्या करता है, कम कर देता है। कितना, मैं मान लेता हूं, एक स्थिति मेरी ओरली सुन लो, मैं मान लेता हूं कि घर्षण बल के कारण यह वस्तु 1 मीटर कम विस्थापित होती है। क्या बोला, घर्षण बल के कारण यह वस्तु 1 मीटर कम विस्थापित होती है। तो मेरे बच्चों सुनना, शब्दों को सुनना, घर्षण बल के कारण विस्थापन 1 मीटर है और आरोपित बल घर्षण बल का मान भी 5 न्यूटन मान लेते हैं। मैं लिख देता हूं यार, यहां पर घर्षण बल का मान मैं 3 न्यूटन मान लेता हूं और विपरीत दिशा में, ठीक है, घर्षण बल का मान, ठीक है। अब घर्षण बल का मान 3 न्यूटन हो गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। लो अब नए तरीके से सुनो। अब सबसे पहले घर्षण बल के लिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या निकालेंगे बच्चे, कार्य, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, कार्य। तो घर्षण बल कहता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में विस्थापन और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस थीटा, ठीक है। तो कार्य अपनी जगह है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 3, विस्थापन हम 2 मीटर ही ले रहे हैं और कॉस क्या आ जाएगा बच्चे 180, कॉस क्या आ जाएगा बच्चे 180, ठीक है। कॉस क्या आ जाएगा बच्चे 180। तो बेटा देखो 3 दूनी 6 और कॉस 180 कितना हो गया -1, तो -6। तो घर्षण बल, घर्षण द्वारा किया गया कार्य, इसे मैं नाम दे रहा हूं W1। क्या नाम दे रहा हूं बच्चे में, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य सेम पिंड पर कितना है -6। मैंने क्या कहा, अगर जिस वस्तु पर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ बल भी लग रहे होंगे तो 10 करोड़ कार्य हो रहे होंगे। तो यहां तो सिर्फ हमने 3 बल लगाए तो 3 कार्य हो रहे होंगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकालें तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है FD cos थीटा। अब देखो ये तो चुटकियों में आ गया। अब F अपनी जगह है, D अपनी जगह है, cos थीटा। अरे नीचे आ रहा है और विस्थापन ही वहां है, नीचे आ रहा है विस्थापन वहां है, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, cos 90। तो W इज इक्वल टू cos 90 हो गया 0, कार्य कितना हो गया 0, W2 नाम दे रहा हूं। अब आरोपित बल, आपने जो आरोपित बल लगाया है, कार्य लिख दिया मैंने, ठीक है, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, तो W3 इज इक्वल टू FD cos थीटा, ठीक है। F कितना लगाया था आपने 5 न्यूटन, विस्थापन हुआ 2 और cos थीटा, अरे जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। तो 5 दूनी 10 और cos 0 कितना हो गया, cos 0 कितना हो गया बच्चे, cos 0 कितना हो गया, आंसर दे दो जल्दी से, cos 0 कितना हो गया, cos 0 कितना, जल्दी दे दो आंसर। बढ़िया, आंसर मिल गया मुझे आप, मेरे कानों में आवाज सुनाई दे रही है तुम जो बोल रहे हो। तो बेटा अब मुझे नेट बल निकालना है, कुल बल। तो W कुल बल का मैं लिख देता हूं नेट, तो W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 का मान कितना है -6, W2 का मान कितना है 0 और W3 का मान कितना है 10। तो 10 में से 6 गया, तो उस स्थिति में वस्तु पर आरोपित बल का मान कितना हो गया बच्चे, 4 जूल। कितना हो गया बच्चे, उस वस्तु पर आरोपित कार्य, उस वस्तु द्वारा जो आरोपित बल था उस बल द्वारा किया गया, कुल बलों के परिमाण द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 4 जूल हो गया। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन टफ है, 2 बार करके देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को 2 बार करके देखना बच्चे। तो ये था आज की क्लास का आखिरी टॉपिक। अब एक प्यारे से सुंदर से विचार के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे अपन, कि कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, और वो सोच सकते हैं जो आज तक किया भी नहीं। बेटा इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप इम्पॉसिबल लिखते हो ना, तो इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। तो यदि आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं, तो यदि आप सोच सकते हो ना, तो कर भी सकते हो यार। यदि आपने किसी कार्य को करने का विचार बना लिया, यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हो, तो यदि आप उस कार्य को करने की सोच बनाते हो ना, तो वो कार्य कहीं ना कहीं संभव जरूर है। तो बस उस कार्य, उस लक्ष्य को ठान कर बस अपने कदम बढ़ाओ, और यकीन मानो यदि आप अपने लक्ष्य को ठान कर कदम बढ़ाने लगते हो ना, तो आप वो कार्य भी कर लोगे जो कार्य आपने आज तक नहीं किया, और वह जरूर होगा जो आज तक नहीं हुआ। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं बच्चे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास मजेदार लगी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ बताए हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मजे में रहिएगा, पढ़िएगा, खेलिएगा, पढ़ाई जरूर करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर मेरे उदय के प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।